अहान ने फोन उठाकर कहा, अब आपने फोन क्यों किया है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर? या फिर हमें ही कुछ करना होगा? अहान कुछ देर खामोश रहा और बोला, मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी यह पता चले कि मैं एक अमीरजादा हूँ। यह बात सिगरेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर अहान ने फोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वह सनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद सनाया वापस आई और अपने कपड़े निकालने के लिए वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। सनाया किचन में आकर गुस्से से अहान को देखने लगी। सनाया अहान को खड़ी घूरी जा रही थी और जब अहान ने उसे इस तरह देखा तो लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या क्या हुआ सनाया? जवाब में सनाया ने उसके सामने एक कागज रख दिया जो उसे अलमारी में मिला था। उसे अहान ने रखा था, जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। अहान ने उस तरफ देखते हुए कहा, हाँ, वो कल जो हुआ। तभी सनाया ने रूखे स्वर में कहा, इट्स ओके, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए अब बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। जवाब में अहान ने हाँ में सर हिला दिया। किचन से निकलने के बाद अहान भी जल्दी रेडी हो गया क्योंकि उसे भी अपने बैंक जाना था। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर नीचे आ गए। तभी अहान ने सनाया की तरफ उसका सन ग्लासेस बढ़ाते हुए कहा, ये आप शायद ऊपर ही भूल गई थी, लगा लीजिए वरना आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। सनाया ने अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए उसे ले लिया और अपनी कार में बैठ गई। इधर अहान ने बाइक स्टार्ट की। दोनों अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी सनाया ने पीछे से हॉर्न बजाया तो अहान ने पलटकर देखा। सनाया ने कार वापस उसकी जगह लाई और अहान के पास आकर बोली, क्यों ना मैं इस बाइक से ही चलूं? ट्रैफिक में आसानी होगी। अहान ने जल्दी से सीट साफ कर दी और सामने देखकर मुस्कुराने लगा। बाइक पर बैठकर सनाया ने अहान के कंधे पर हाथ रखा तो अहान को एक अलग ही एहसास हुआ। सनाया का भी कुछ यही हाल था। आज वे दोनों पहली बार पूरे होश में एक दूसरे के इतने पास थे। अहान ने अपने ऊपर एक जैकेट डाली थी और सनाया ने अपनी जींस के ऊपर सफेद रंग का टॉप डाला हुआ था, जिसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी सनाया ने कहा, अब आप चलेंगे या फिर किसी और का इंतजार है? अहान ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। जल्द ही वे दोनों गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस के सामने खड़े थे। सनाया अभी बाइक से नीचे उतरी ही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। सनाया ने देखा कि उसकी माँ यामिनी जी का फोन है तो उसने झट से उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा सनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। इतना सुनते ही सनाया की हालत खराब हो गई। अहान उसका चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब में सनाया ने फोन काटकर कहा, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलिए, पापा आज बाहर से आ रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। सनाया के पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अहान का भी हालत खराब हो गई क्योंकि एक वही तो थे उसकी जिंदगी में जिन्होंने अहान पर हमेशा ही विश्वास किया था। उन्हें अहान बहुत प्यार करता था। जल्दबाजी में ही वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। सनाया के पिता आईसीयू में जा चुके थे और यामिनी जी वहीं बाहर बैठी आंसू बहा रही थी। उन्होंने सनाया की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बेटा सनाया, वो तुम्हारे पापा, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। तभी सनाया ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, शांत हो जाइए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं पता करती हूँ। अब तक अहान डॉक्टर के पास पहुंचकर उनकी हालत पूछ रहा था। क्या बात है डॉक्टर, कैसी हालत है अब उनकी? इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जब उन्हें लाया गया तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है। फिर भी हम उन्हें निगरानी में रख रहे हैं। फिलहाल तो उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होगा,
पर कुछ और होने की आशंका में हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चले गए। अहान, सनाया और यामिनी जी का पूरा दिन कशमकश में बीत गया। शाम होने को आई थी और अभी भी वे सब हॉस्पिटल में मौजूद थे। सनाया की हालत अहान से देखी नहीं जा रही थी। तभी कुछ सोचते हुए अहान ने सनाया के पास जाकर कहा, अब आप माँ को घर लेकर निकल जाइए सनाया। मैं अंकल की देखभाल के लिए यहाँ हूँ। जैसे भी होगा मैं आपको फोन करता रहूंगा। इस पर सनाया ने कहा, मैं यहाँ से पापा को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, उनकी हालत। तभी अहान बीच में ही सनाया की बात काटकर बोला, देखो सनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार आपसे कम नहीं है। उनके मेरे ऊपर जो एहसान है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। वो मेरे लिए भगवान के समान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और माँ को लेकर घर जाइए। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आहान के बहुत रिक्वेस्ट करने पर सनाया मान गई और फिर वह यामिनी जी को अपने साथ लेकर घर निकल गई। कुछ ही देर में सनाया अपने कमरे पर और यामिनी जी अपने घर पर थी। इधर आहान अभी हॉस्पिटल में एक जगह बैठा हुआ था जब डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, देखिए मिस्टर शेखर की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा। यह बात सुनकर आहान एकदम से हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, पर आपने तो कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, फिर अचानक ही ऐसा क्यों हो गया? जवाब में उस डॉक्टर ने कहा, इस बारे में हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते, मगर उनका ऑपरेशन जल्द ही नहीं किया गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर आहान ने कहा, तो फिर आपको किसका इंतजार है? डॉक्टर, आप ऑपरेशन की शुरू कीजिए। तभी डॉक्टर ने कहा, ओके फाइन, कुछ डॉक्यूमेंट आपको भरने होंगे और बिल सेंटर पर जाकर 15 लाख भर दीजिए। हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने सनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा, जो आहान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही आहान के दिमाग में ढेर सारे डाउट्स आ गए और वह विक्रम के पास जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे सनाया इतने पैसों का इंतजाम आसानी से कर लेगी, लेकिन आपको क्या लगता है यंग मास्टर कि यह सब अपने आप हो गया? उसकी बात सुनकर आहान की आंखें सिकुड़ गई। तभी विक्रम ने आगे कहा, यह एक्सीडेंट तुम्हारे पिता के कहने पर करवाया गया है। यह सुनकर आहान को झटका सा लगा। एक पल को उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सामने खड़ा विक्रम सच बोल रहा है और विक्रम के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई थी। अगले ही पल आहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह करने की? इस पर विक्रम ने कहा, आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी ज्यादा है कि अपने एक इशारे पर इंडिया का बाजार हिला सकते हैं। फिर यह तो एक मामूली एक्सीडेंट है। आहान ने गुस्से में कहा, यह आपने सही नहीं किया, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम फिर से बोला, बस 15 लाख तो है इसकी कीमत और मैं यह चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस आपको अब रायजादा ग्रुप को अपनाना होगा। इस कंपनी के सामने 15 लाख ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। इस पर आहान ने कहा, ये रुपए तो तुम्हें भरने ही होंगे और अंकल के एक्सीडेंट का हिसाब मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगा। जवाब में विक्रम ने कहा, अगर मैं पैसा ना भी दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं रुकेगा यंग मास्टर, क्योंकि आपके पास सनाया है। लेकिन सोचो, अगर सनाया को पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर उसे यह पता चला कि तुम्हारा रायजादा खानदान से ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है, तो क्या वो कभी आपको माफ करेगी?
मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। आहान विक्रम के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सच में विक्रम ने बड़ी ही शातिर चाल चली थी और आहान को यह अफसोस हो रहा था कि अभी तक वह इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाया था। तभी विक्रम ने आगे कहा, और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं किया तो आप अपने पिताजी को जानते हैं ना, ये सब नहीं रुकने वाला। सनाया भी है। सनाया का नाम सुनते ही आहान एकदम से घबरा गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, ओके ओके, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे सनाया या उसकी फैमिली और मुसीबत में आए। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और यह सब मेरी वजह से हुआ है। आहान का जवाब सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा। तभी सामने से आहान को सनाया आती हुई दिखी। उसके हाथ में एक टिफिन था। विक्रम उसे देखते ही वहां से चला गया। आहान ने सनाया को अपने पापा की हालत के बारे में बताया और फिर जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। कुछ देर में डॉक्टर ने खबर सुनाई कि अब शेखर की हालत सही है। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। फिर सनाया ने आहान की तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा, मैं यह खाना पापा के लिए बनाकर लाई थी। सोचा था उनकी हालत ठीक होगी तो खिला दूंगी। फिलहाल इसे आपको खाना होगा। आहान को सच में भूख लगी थी। उसने टिफिन खोला तो अंदर भिंडी की सब्जी रखी हुई थी जो आहान को बहुत पसंद थी। तभी उसे सनाया की बात याद आई कि उसने खाना पापा के लिए बनाया था, मगर उसके पापा शेखर को तो भिंडी से सख्त नफरत थी और यह बात सनाया अच्छे से जानती थी। मतलब साफ था कि सनाया ने यह खाना आहान के लिए ही बनाया था, मगर इस बात को वह जताना नहीं चाहती थी। यह सोचकर आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शेखर को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था और सनाया उन्हीं के पास थी। इधर आहान ने टिफिन खत्म किया ही था कि तभी उसके मोबाइल पर शगुन का कॉल आ गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, जीजा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आहान ने पूछा, यह क्या नया नाटक है शगुन? इस पर शगुन ने रोते हुए कहा, जीजू देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। गौरव और शौर्य का भी नंबर नहीं लग रहा है, इसलिए आपको कॉल किया। आप जल्दी। शगुन ने इतना कहा ही था कि तभी किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर नीचे फेंक दिया। फोन पर आहान उसकी चीखें और कुछ गुंडों की आवाज साफ सुन पा रहा था। आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना हमारी हसरत पूरी किए तुम नहीं जा सकती। कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। तभी शगुन की एक चीख गुजी और वे सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। शगुन रोने की आवाज और गुंडों की हंसने की आवाज आहान के कानों में साफ पड़ रही थी। आहान दौड़ते हुए सनाया के पास पहुंचा और बोला, सनाया मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस कुछ देर में आता हूँ। सनाया ने लटपटा कर कुछ कहना चाहा, मगर आहान वहां से जा चुका था। जैसे ही आहान देव मल्होत्रा के क्लब में पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। पूरा क्लब खाली था। उसे किसी साजिश की बू आ रही थी। धड़कते दिल से आहान थोड़ा और अंदर बढ़ा कि तभी पीछे से किसी ने हाथ में रुमाल लाकर उसके नाक को तेजी से दबा दिया। आहान कुछ पल छूटने की कोशिश करता रहा और अंत में बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी वहां दो चेहरे नजर आए। बेहोश पड़े आहान के सामने शगुन और शौर्य खड़े मुस्कुरा रहे थे। अचानक हुए इस हमले से आहान खुद को संभाल नहीं पाया। अपनी नाक पर पड़े बंधन से आहान ने निकलने की पूरी कोशिश की थी, मगर अंत में उसका शरीर ढीला होता गया और आहान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जाहिर था कि आहान के रुमाल में लगे क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया था। और फिर जैसे ही वह बेहोश हुआ उसके सामने दो चेहरे आकर खड़े हो गए। उनका नाम था
शौर्य व शगुन दोनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। तभी शगुन ने शौर्य को कहा, मल्होत्रा से कह दो कि वह अपना काम शुरू करे। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जब आहान की आंख खोली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे। रात के बारे में याद आते ही आहान चौंक पड़ा। मैं मैं यहाँ कैसे आया? क्या हुआ है मेरे साथ? सनाया के पापा हॉस्पिटल में हैं और ऐसे में सनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ इस बारे में मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर आहान ने अपने मोबाइल बाहर निकाला और शगुन को कॉल कर दिया। शगुन के फोन उठाते ही आहान ने कहा, शगुन यह क्या खेल चल रहा है? कहाँ हो तुम? मैं जब मल्होत्रा के क्लब पहुंचा तो तुम वहां नहीं थी और फिर मुझे किसी ने बेहोश कर दिया। अब मैं अपने घर में खुद को देख रहा हूँ। सच सच बताओ क्या हुआ है मेरे साथ? जवाब में शगुन ने कहा, क्या आपको सस्ता नाश्ता करने की आदत हो गई है? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया और मैं तो शहर से बाहर हूँ। ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिजी हूँ। अभी आपके फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। आहान फोन की तरफ देखता रह गया। तभी उसके मोबाइल पर सनाया का मैसेज आया, पापा की हालत अब ठीक है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी हूँ। इस मैसेज को पढ़कर आहान ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने मोबाइल पर विक्रम को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही विक्रम ने कहा, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में एक घर बुक किया गया है। आप जाकर देख सकते हैं, मगर उसके मालिक कार्तिक कोहली से आप बचकर रहना। वो बहुत ही चालाक और अपना काम निकालने में माहिर है। रोजवुड स्प्रिंग के बारे में आहान ने बहुत सुन रखा था। एक फ्लैट की कीमत भी वहां 50 करोड़ से कम नहीं थी। उसे याद था कि सनाया को यह जगह बहुत पसंद थी। कुछ सोचकर आहान बाहर निकला तो उसकी बाइक भी वहीं खड़ी दिखी जिसे आहान लेकर मल्होत्रा के क्लब गया था। यह बात उसके दिमाग में खटक रही थी और फिर उसने खुद से कहा, इस बारे में मुझे मल्होत्रा से बात करनी होगी कि कल रात उसके क्लब में क्या हुआ था। मगर उससे पहले मुझे रोजवुड स्प्रिंग जाना होगा। इतना कहकर आहान बाइक लेकर रोजवुड स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर आहान ने बाइक एक साइड पर लगाई और अंदर बढ़ने लगा। तभी सामने खड़े दो गार्ड ने उसे रास्ता रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम और इस तरह से अंदर क्यों जा रहे हो? जवाब में आहान ने कहा, मुझे यहाँ घर खरीदना है, बस उसे ही देखने आया हूँ। आहान की पुरानी बाइक और उसके कपड़े देखकर वो गार्ड हंसने लगे और फिर उनमें से एक ने कहा, अरे भैया, आजकल तो कोई भी इधर मुंह उठाकर चला आता है। इधर तो तुम्हारी देखने की भी औकात नहीं लगती और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। इस पर आहान ने कहा, किसी के कपड़ों से उसे जज करना गलत है। क्या यहाँ आए गेट से आप इसी तरह बात करते हैं? और फिर इस तरह से उनके बीच बातचीत काफी आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में आहान से बदतमीजी करते हुए वो गार्ड्स आगे बढ़े और उसकी बाइक से तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी आहान आगे बढ़ा और उस गार्ड्स का हाथ पकड़ लिया। आहान उस पर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सर सर प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आहान ने पलटकर उस तरफ देखा तो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक कार्तिक कोहली खड़ा हुआ था। कार्तिक कोहली उन गार्ड्स के नजदीक आकर बोला, शायद तुम लोग गेट से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो। पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इस पर आहान कार्तिक से बोला, इन्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर कोहली।
मगर इन्हें इतना जरूर पता होना चाहिए कि अगर कोई गरीब भी यहाँ आए तो ये उससे सलीके से पेश आए। कार्तिक कोहली शर्मिंदा होते हुए बोला, जी जरूर, वैसे मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, बस इन्हें बताना भूल गया था। मैंने आपके लिए लंच का इंतजाम किया है, चलिए थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। इतना कहकर कार्तिक कोहली आहान को अंदर ले गया। एक बड़े से टेबल पर नौकरों ने लंच सर्व किया। कार्तिक कोहली ने बड़ा इंतजाम कर रखा था, शायद यह सोचकर कि आहान रह ज्यादा उसे अच्छा फायदा हो सकता है। लंच करते हुए ही आहान ने कहा, आपको रोजवुड स्प्रिंग काफी पॉपुलर हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि इस पहाड़ी इलाके में अगर इसका एक्सपेंशन हो जाए तो यह जगह पूरे देश में फेमस हो जाएगी। बड़े बड़े लोग यहाँ खरीदारी करना पसंद करेंगे। कार्तिक जैसे ही इस मौके का इंतजार कर रहा था, उसने झटके से कहा, आप सही कह रहे हैं मिस्टर मरायजादा, मगर इसके लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी, जो फिलहाल मेरे पास नहीं है। जवाब में आहान लंच करते हुए बोला, आप चाहे तो मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इस पर कार्तिक कोहली खुशी से बोला, यह तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। और फिर इस तरह से यहाँ एक डील फाइनल हो गई। कार्तिक कोहली बहुत ही खुश था। वो आहान को छोड़ने खुद बाहर तक आया और बोला, उम्मीद है हम जल्द ही मिलेंगे। मेरे गार्ड्स ने आपकी बाइक भी खराब कर दी, मुझे इसकी भरपाई करने का मौका दीजिए, प्लीज इनकार मत करना। कार्तिक कोहली हाथ जोड़ते हुए बोला। तभी कार्तिक ने अपने किसी आदमी को इशारा किया और उसने कार्तिक की स्पोर्ट्स कार वहां लाकर खड़ी कर दी। गार्ड्स आहान को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मालिक किसी के सामने हाथ जोड़ सकता है। फिर आहान गाड़ी ड्राइव करते हुए निकल गया। बाहर गौरव और सगुन अपनी कार में बैठे हुए थे। गौरव कार्तिक के ही कंपनी में मैनेजर था, इसलिए किसी काम से कार्तिक से मिलने आया था। जब सगुन ने आहान को इतने महंगे गाड़ी में देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वह बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली, ओह, तो सनाया को इम्प्रेस करने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए इसने गाड़ी रेंट पर लेनी शुरू कर दी। गौरव ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पर लेने की किसी की भी औकात नहीं। जरूर कार्तिक के साथ इसका कोई रिलेशन होगा। इधर आहान अब सनाया के ऑफिस के बाहर पहुंचा था। आज वो इस गाड़ी पर सनाया को ले जाना चाहता था। बाहर निकलते ही सनाया हैरानी से आहान को देखकर बोली, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी आपको रेंट पर लेने की क्या जरूरत थी? जवाब में आहान मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत लीजिए, इससे मेरे एक दोस्त ने ऑफर किया है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर आहान ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और कुछ ही देर में वे दोनों घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके बीच अभी खामोशी ही थी जब अचानक ही आहान के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। आहान ने एक हाथ से उठाकर देखा तो शौर्य का मैसेज था और फिर उस मैसेज को खोलते ही आहान के हाथ लड़खड़ा गए। क्या हुआ? सनाया ने चौंकते हुए पूछा। आहान ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा, कुछ नहीं। सनाया ने घूरते हुए एक नजर आहान की तरफ देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। शौर्य ने जो मैसेज भेजा था उसमें आहान के कई सारे फोटो थे, जिसमें आहान किसी लड़की के साथ बिना कपड़ों के नजर आ रहा था। दोनों उस तस्वीर में काफी ज्यादा इंटीमेट थे। तभी आहान का एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी यह सारी तस्वीरें अब सनाया को मिलने वाली है। हम सब तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। डिवोर्स पेपर रेडी है। सनाया तो बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। जल्द घर पहुंचो, आज हम तुम्हें अपने खानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। यह मैसेज पढ़ते ही आहान की हालत खराब हो चुकी थी। सनाया उसे अभी भी अजीब सी नजरों से देखती हुई बोली,
आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। आहान ने कुछ नहीं कहा और कुछ ही देर में वे दोनों घर पहुंच चुके थे। यामिनी जी और शौर्य और शगुन के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। उनका पूरा चेहरा गुस्से से लाल था और सामने टेबल पर ही डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। जैसे ही सनाया और आहान वहां पहुंचे, यामिनी जी चिल्लाती हुई बोली, आहान, गलती से भी इस घर के अंदर कदम मत रखना। अभी तक तुम सिर्फ एक धब्बे थे, लेकिन आज कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? जवाब में आहान ने कहा, यह सब झूठ है। तस्वीर में जो कुछ भी दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि यह कहां से आया। इस पर शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। इस तस्वीर को देखकर कौन विश्वास नहीं करेगा कि यह तुम हो? कहते हुए शौर्य ने मोबाइल पर सनाया के हाथों में दे दिया। सनाया हैरानी से वे सभी फोटो देखी जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे। एक नजर सनाया ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने कहा, सनाया, ये झूठ है। यह हमारे रिश्ते को खत्म करने की साजिश है। मुझे नहीं पता कि यह तस्वीर कैसे आई। इस पर शगुन चिल्लाती हुई बोली, अच्छा, तो सच क्या है? तुम बताओ। पैसों के लालच में आकर तुमने यह शादी तो कर ली, लेकिन हवस की आग अभी तक तुम्हारे अंदर जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम, जो अभी ठीक से बना भी नहीं है? सनाया आंखों में आंसू लिए सभी के चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। फिर एक बार सनाया ने आहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर आहान का दिल बैठा जा रहा था। तभी यामिनी जी ने सनाया के हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, सामने डिवोर्स पेपर है सनाया, चुपचाप अब इस पर साइन कर दो। मैं तुम्हें इस इंसान के साथ अब नहीं रहने दूंगी। हाथों में पेन लेकर सनाया भरी कदमों से उस टेबल की तरफ बढ़ चली जहां पर डिवोर्स पेपर रखा हुआ था। यह देखकर आहान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सनाया आहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? जानने के लिए बने रहें इस कहानी के साथ।